हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर में दृष्टि के बिहार एक झलक में एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले जो है आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो करा दिया गया है बिहार एक झलक में, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का। और इसमें जो है से बिहार के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लाइन बाय लाइन जो है इसको मैं आप लोगों को पढ़कर समझा दूंगा, और जिससे जो है आपका पूरा जो है बिहार का इतिहास जो है कवर हो जाएगा। एंशिएंट, मेडाइवल और ये जो है से मॉडर्न जो है तीनों कवर हो जाएगा। और जो है दोस्तों मैंने जो है से SPD का करंट अफेयर पे स्टार्ट कर दिया। उसमें जो है से फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें 200 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। उसका मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और वो मैं डाल दूंगा ताकि जो है से पूरा कंप्लीट हो जाए। तो उसमें जो है से पूरे 800 जो क्वेश्चन है सबको मैं कराकर एक प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। और दोस्तों जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो और जो भी मैं यहाँ इसको पढ़ाता हूँ उसका जो है से PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे हम लोग। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 68 BPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या है देखते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में क्या है, बिहार के ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर जाना जा सकता है। क्या क्या है? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक खुरपी आदि शामिल है। ये अवशेष मुख्यतः गया के जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी में प्राग ऐतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। ज़्यादातर दक्षिण बिहार में इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। तो मुंगेर जिले से जो है यहाँ के मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। उसका नव पाषाण काल। इस काल के साक्ष्य के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है, जो चिरांद, सारण, मनेर, पटना, चेचर व श्वेतपुर वैशाली, ताराडीह गया तथा सेनुआर रोहतास से मिले हैं। चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चिरांद जो है बहुत नियोलिथिक एज का जो है बहुत महत्वपूर्ण साइट है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल यानी चारकोलिथिक एज। इस काल के साक्ष्य चिरांद, सारण, सोनपुर, सारण, मनेर, पटना, चेचर वैशाली, राजगीर, सेनुअर रोहतास तथा ओडियम भागलपुर से मिले हैं। इनमें काले एवं लाल मृदभांड प्रमुख हैं, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। कौन है? काले एवं लाल मृदभांड, मतलब ब्लैक एंड रेड पॉटरी। नेक्स्ट है लौह काल। इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस दौरान मानव बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिले हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर व चिरांद से मिले हैं। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था। साथ ही नगरीकरण की भी शुरुआत हो गई थी, यानी जो है अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो गई थी इस काल में, लौह काल में, आयरन एज में। नेक्स्ट है वैदिक काल। इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदय वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट राजा बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदय माधव जनक तथा उनके पुरोहित गौतम रहुगन एवं सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। उसके बाद नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदय माधव को ही बिहार, उत्तरी बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। विदय के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे। शतपथ ब्राह्मण के जो रचयिता थे याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी जो है विदय जनक के दरबार में रहते थे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदय राज्य का
नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद व करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को राक्षसी तरका का वास क्षेत्र भी बताया गया है। वायु पुराण तथा पद्म पुराण में राजगिरी, गया एवं पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया है। हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने के भी उल्लेख मिलता है। तो गया के क्षेत्र में असुरों का राज होने का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखते हैं महाजनपद काल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपद लगभग 600 ईसा पूर्व के समय को महाजनपद काल माना जाता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार इस काल के कुल 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, मगध व बज्जी बिहार में स्थित थे। 16 में से 3 बिहार में थे। कौन कौन? अंग, मगध और बज्जी। 16 महाजनपदों में बज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, रिपब्लिक थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अंग क्षेत्र तो देखते हैं अंग महाजनपद। सर्वप्रथम अथर्ववेद में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी चंपा भागलपुर के निकट थी। यह राज्य वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में विस्तृत था। मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। कालांतर में चंपा इसकी राजधानी बनी। प्रारंभिक जो है राजधानी कौन थी? तो वो थी मालिनी। नेक्स्ट, अंग राज्य के राजा दधिवाहन की पुत्री चंद्रा जैन धर्म को अस्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त के शासनकाल में अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। चंपानगर को महागोविंद द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है वज्जी, जो रिपब्लिक थी। वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त इसकी सीमाएं नेपाल की तराई तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ के शासक क्षत्रिय थे। इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। वर्ल्ड का जो है पहला रिपब्लिक इसको माना जाता है, वज्जी को। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राजशब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया। तो अर्थशास्त्र में जो है लिच्छवी के लिए क्या प्रयोग किया गया? तो वो किया गया राजशब्दोपजीवी संघ। बज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था, जिनका पुत्र अजात शत्रु था। तो चेटक की जो बेटी थी चेलना, उसका जो विवाह है बिंबिसार से हुआ था। मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अंग को बिंबिसार ने और वज्जी को अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में धर्म सुधार आंदोलन। तो पहले देखते हैं जैन धर्म। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रवर्तन किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, धन संचय का त्याग तथा अस्तेय चोरी न करना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी शामिल थे। ये गंधर कहलाते थे। संघ क्या कहलाते थे? जैन धर्म के गंधर। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। महावीर स्वामी से जो रिलेटेड है उनका जीवन परिचय, महावीर स्वामी जीवन परिचय। तो जन्म कब हुआ उनका? तो 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम, वैशाली, बिहार में। दोनों में जो है ये है, मतलब कि ये है डिबेट है। नेक्स्ट है पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान। माता त्रिशाला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी यशोदा कुंडनीय गोत्र की कन्या। पुत्री प्रियदर्शनी अनुज्जा भी थी उसका नाम। उसके बाद जो है दामाद कौन था? जमाली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से। शिष्य मखली पुत्र गोशाल, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? केवल्य।
12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिरम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे निर्वाण यानी मृत्यु कब हुई? तो 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व पावापुरी वर्तमान राजगीर के समीप में मल राजा सुस्तपाल के यहाँ। तो नेक्स्ट है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। 5 महाव्रत, अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचार। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। दिग्व्रत, देशावृत्ति, अनर्थदंड व्रत, सामायिक, परोपोधोवास, उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम और अतिथि संविभाग। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये इस प्रकार है: उत्तम कर्मा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचार्य और उत्तम त्याग। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। कालांतर में जैनियों ने शौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा। कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। राइट नॉलेज, राइट फेथ। तो दर्शन क्या था? अनेकांतवाद तथा सप्तभंगनीय या शायदवाद। जैन धर्म के ज्ञान मति, श्रुति, अवधि, मनप्राय और कैवल्य। जैन धर्म अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कौन कौन है 3 स्रोत? प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही उन्हें केवलिन, जिन या विजेता, आर्य, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म व क्रमवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, मतलब इसको इनकार करता है ईश्वर के अस्तित्व को। भद्रभाव ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। जैन संगीतियाँ। सम्मेलन वर्ष प्रथम 322 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व है। कहाँ हुआ था पहला सम्मेलन? पहली संगीति पाटलिपुत्र बिहार। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय 5 से 13 या 5 से 26 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था ये? तो वल्लभी गुजरात। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे देवर्दी क्षमा शर्मन। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं। तो जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल, कपिलावस्तु। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्रीय अभिधान गौतम। पिता का नाम शुद्धोदन, कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया, कोलीय गणराज की कन्या थी। पालन पोषण किसने किया? तो मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा। उसके बाद पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। अन्य नाम गोपा, बिंबा या भद्रकच्छा। पुत्र का नाम था राहुल। घोड़े का नाम था कंथक। सारथी का नाम जो था, कंपेनियन का नाम था चन्ना। मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। उसके बाद है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। क्या क्या प्रतीक है? तो घटना और चिन्ह प्रतीक दिया गया। जन्म कमल व सांड यानी लोटस या बुल। गृह त्याग घोड़ा, हॉर्स। ज्ञान पीपल, बोधि वृक्ष, बोधि ट्री। उसके बाद निर्वाण पद चिन्ह। और मृत्यु महापरिनिर्वाण, तो स्तूप जो है इसका ये था, इनका जो है से प्रतीक था इसमें। उसका नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांस्कृतिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र गुरु थे पहले।
6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की एक रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उड़ुवेला वर्तमान बोध गया से बुद्ध सारनाथ ऋषिपट्टनम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। तपस्सु और भल्लिक जो है 2 शूद्रों को जो अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। राजगिरी में ही सारिपुत्र, महामोदगलयान, उपाली, अभय आदि उनके शिष्य बने। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसे बुद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनाड़ा के परिवारजक सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। सुबोध को जो है अंतिम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। सृष्टि दुख में क्षणिक एवं आत्मविहीन है। ये वे ईश्वर एवं अपरोक्ष की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। इन्होंने भी ईश्वर को अस्वीकार किया, इनके जो अस्तित्व को अस्वीकार किया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या था? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग क्या बताया गौतम बुद्ध ने? तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनकी इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसमें 8 सोपान निम्न हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। 10 शील। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षाप्रद भी कहा गया है। वे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचार्य तथा भय विचार आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मवाद, आत्म चेतना पर स्वार्थिक बल। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बौद्ध संगीति, तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम कब हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? तो राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली। कब? 383 काला अशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर जो है इसके अध्यक्ष थे। तृतीय कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपत 30। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। और इसके शासन किसके शासनकाल में? तो कनिष्क। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। मिलिंदपनो, इसमें यूनानी शासक मिनांडर, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। हर्यंक वंश, पहला वंश मगध पे कौन आया? हर्यंक वंश। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बिंबिसार था। बिंबिसार इसका पहला राज्य था। हर्यंक वंश का 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। अन्य नाम शिरेनिक। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवराज पाटलिपुत्र थी। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य के सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है।
15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए। तो 3 विवाह कौन कौन किए? तो पहला, प्रथम पत्नी महाकोशला देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी। इस विवाह में उसे दहेज में काशी प्रांत मिला, जिसमें 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। तो कौशल देवी थी पहली पत्नी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी छलना थी, जिसकी अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब की मद्रकुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके राज के लिए भेजा। अवंती के राज्य को जो शासक थे चंद्र प्रद्योत के लिए राज के लिए जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो नेक्स्ट अजातशत्रु, तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध हुआ। प्रसन्नजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। रथमूसल देखा होगा आपने, और महाशिलाकंटक उसी तरह का हथियार बाहुबली में। बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही राजगिरा की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। उदयन या उदयभद्र 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। वह जैन मतानुयायी था, मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसके नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र काला अशोक गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार, ये बौद्ध ग्रंथ है। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसका नाम पुराण तथा दिव्य वदान में काकवर्ण मिलता है। उसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस समय बौद्ध संघ 2 भाग अस्थवीर तथा महासंगिक में बट गया। महाबोधि वंश के अनुसार काला अशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने काला अशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद आया नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद एवं शूद्र था। इसमें महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव, दूसरा परशुराम का अवतार कहा गया। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक रट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। इस समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने
तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया। संधि में हो जाने के पश्चात सेलुकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार जिसको कहा जाता है, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान एवं पेरिपेनिसदाई, काबुल के क्षेत्रों में कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनान ही देता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबंधित किया है। मेगस्थनीज मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसे अपना इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुर्दानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सोहगौरा, तामपत्र, गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। तो कहाँ का? सोहगौरा और महास्थान अभिलेख अकाल से संबंधित, फेमाइन से संबंधित। रुद्र दामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में शासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इस जैन धर्म में सल्लेखना या संथारा कहा जाता है। के बाद बैठा बिंदुसार। तो 298 ईसा पूर्व 200 से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दमाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और उसके बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीज की मांग की थी: सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इसमें से जो है सीरिया के शासक ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक जो है नहीं भेजा था। नेक्स्ट है अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय, प्रियदसी, देवों का प्यारा उपाधि दी गई है। अशोक नाम का उल्लेख मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेख से ही मिलता है। राज्य अभिषेक से संबंधित मस्की को लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। कई अभिलेखों में स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुबन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दी। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग पर कर के रूप में लेने की घोषणा की।
भाबरू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धर्म तथा संघ का अभिवंदन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेड़ तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। उसकी यात्रा का क्रम इस प्रकार है: पहले बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई ही है। अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित किया। इन सभी अभिलेख की भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, यूनानी लिपियों में लिखी गई है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया था, यानी डिसाइफर किया था। नेक्स्ट, अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जैसे दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख तथा लौड़िया राज स्तंभ लेख। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेख के क्रम में अलग रखा गया और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रुमनदई आदि स्थलों पर मिले हैं। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदई अभिलेख स्वार्थिक छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, तो कौशाम्बी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपड़ा से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। अशोक का शरे-कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख में वर्णित विषय वस्तु, तो शिलालेख में क्या क्या वर्णन है, तो पहला शिलालेख उसमें क्या वर्णन है, उसकी विषय क्या है, पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र चेर की चर्चा दूसरे में। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथा शिलालेख धर्मचारण के भेरी घोष तथा धम्म घोष में बदल गया। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात। आठवां शिलालेख सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख, 10वें वर्ष बोध गया के भ्रमण का उल्लेख। नौवां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। 5 यवनों राज्यों के वर्णन, सबसे इंपॉर्टेंट 5 यवन राज्यों का वर्णन। अपराध करने वाला आठविक जातियों का उल्लेख। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तीर्थ और संबंधित विभाग। पुरोहित क्या थे, उनका विभाग क्या था, प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री। प्राश्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर। नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। कमौतिक उद्योग एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक।
द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला प्रधान, अंतवर्षिका सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, आठवीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी। उसके बाद नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष। तो प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? तो पन्य अध्यक्ष। वो किस संबंधित विभाग उनका क्या था? तो पन्य अध्यक्ष का वाणिज्य का अध्यक्ष। पौध अध्यक्ष तो माप तौल का अध्यक्ष। शून्य अध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष। सूराध्यक्ष तो शराब व मदिरा का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष तो टकसाल का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। अशोककालीन प्रांत, उत्तरापथ प्रांत और उसकी राजधानी अशोक काल में क्या थी? तो उत्तरापथ तो तक्षशिला उसकी राजधानी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग प्रांत, तोसली, दक्षिणापथ, सोनगिरी, प्राची या मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र। 5 प्रांत था, उसकी राजधानी इस प्रकार थी। उसके बाद नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य राज्यों की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ की सेना का प्रमुख भाग बताया है। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, धर्मस्थयी तथा कंटाकशोधन। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य पसर्प कहा जाता था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवी कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। मौर्यकालीन धर्म। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी, बिंदुसार आजीवक तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्म के प्रति भी सहिष्णुता थी तथा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवनबेलगोला में जाकर जैन तथा संलेखना के अनुसार प्राण त्याग दिए थे। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसियस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता वृत्ति का साधन कहा जाता था। कृषि, पशुपालन या उद्योग और वाणिज्य या व्यापार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट, जुती हुई, आकृष्ट, बिना जुती हुई, स्थल, ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। अदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाती है, अदेव मात्रक। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। भूमि कर 2 प्रकार का होता था, सेतु कर और वन कर। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी या गिल्ड्स कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। उसके बाद नाम है और धातु है उससे संबंधित। तो कृषापन पन या धारण या चांदी का बना होता था। सुवर्ण एवं निष्क या सोने का बना होता था। मास्क एवं काकनी या तांबे का सिक्का होता था। मौर्य के राजकीय मुद्रा पन थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पन तथा नीचे के अधिकारियों को 60 पन वेतन मिलता था। अब है गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल यानी पोस्ट गुप्ता काल जो है उसको देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। आदित्य सेन प्रवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली था। गुप्तोत्तरकालीन। गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र में कुछ अभिलेख द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। इन शासकों का उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त कहते था। अपसठ अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त को माना जाता है। परवर्ती गुप्त शासक दामोदर गुप्त को मोरेवड़ी शासक ने पराजित कर मगध को अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया। इसी बीच गौड़ बंगाल के शासक शशांक के अभियान भी इस क्षेत्र में हुए।
शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था जिसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मौखिर शासक गृहवर्मन के विरुद्ध कार्रवाई की। शशांक ने गृहवर्मन का वध किया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। शशांक के नाम से सिक्के तथा मोहरें नालंदा, रोहतास एवं गया से प्राप्त हुई है। बंगाल का पाल वंश, तो पाल वंश जो है कब था, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो गोपाल 750 से 770 ईस्वी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। उसने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। उसके बाद धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल ने कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को परास्त कर चक्रयुद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। धर्मपाल ने चक्रयुद्ध को गद्दी पर बैठाने के बाद भव्य दरबार का आयोजन किया था। गुजराती कवि शुद्धल ने उसे उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार तथा सोमपुर महावीर वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है की स्थापना की। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। लोकेश्वर शतक के रचयिता विरजदत्त को उसने संरक्षण दिया। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिए। देवपाल के बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय शासक हुए। पाल शासक महिपाल प्रथम के समय पालों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। महिपाल प्रथम 1988 से 1038 ईस्वी। महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। उसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा पाल शासक को पराजित किया। उसने बौद्ध भिक्षु अतीश के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। रामपाल 1077 से 1120 ईस्वी। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल को माना जाता है। उसके शासनकाल में कैवतों का विद्रोह हुआ था जिसका उल्लेख सध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। इसकी आरंभ बिहार में तुर्की के आगमन से हुआ जबकि अंत यूरोपियन के आगमन से। सल्तनत काल में बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालयों का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। उसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया था। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिम्हदेव तथा जयनगर के गुप्त शासक को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने की थी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। उसी दौरान उसने राजमहल की पारियों में हसीमुद्दीन एवाज को हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। 1229 से 30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया गया। मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध बिहार तथा लखनौती बंगाल को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खान भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बनाए गए। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार और प्रांतपति मजदुल मुल्क था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख शासक मलिक इब्राहिम मलिक बयां को माना जाता है जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा। उसके बाद है शेर शाह सूरी। जन्म 1472 ईस्वी में। बचपन का नाम फरीद। पिता हसन खान। शिक्षा जौनपुर में। यह तत्कालीन सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। अफगान शासक सुल्तान
मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। उसने 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। 26 जून 1539 को चौसा बक्सर के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को पुनः 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी बनाया। तारीख दाऊदी, जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है, के अनुसार शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसका निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेर शाह ने जबकि पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। शेर शाह द्वारा एक दिन सैनिकों के कार्य के निरीक्षण के दौरान एक हथगोला फट गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका योग्य पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से 27 मई 1545 को गद्दी पर बैठा। अब देखते हैं मुगल काल में बिहार। सुलेमान खां ने 1556 ईस्वी में से 1572 ईस्वी तक शासन किया और अपने अधिकार क्षेत्र का उड़ीसा तक विस्तार किया। मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में ईस्वी तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया, जिससे 1587 से 1594 ईस्वी के दौरान मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। उसने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया। रोहतास को उसने अपनी राजधानी भी बनाया। जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश, छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में इस क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख है। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसने पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया और उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। बाढ़ में राजकुमार अजीम को अजीमुशान की उपाधि दी गई। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। उसने अजीमुशान को पुनः बिहार का सूबेदार बना दिया। 1711 ईस्वी में फर्रुखशियार बंगाल से बिहार चला गया। फर्रुखशियार पहला मुगल बादशाह था, जिसका राज्य अभिषेक पटना बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ। 1733 ईस्वी तक बंगाल के नवाब द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया गया। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक यह स्थिति कायम रही। बिहार का प्रमुख राजवंश, तो प्रमुख राजवंश कौन कौन था? तो मिथिला का कर्नाट वंश। ननियादेव ने 1097-98 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। ननियादेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। ननियादेव का पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ, तब कर्नाट वंश के शासक नरसिम्हदेव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिम्हदेव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर अधिकार था। नेपाल में तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा की शुरुआत का श्रेय हरि सिंह को प्राप्त है। हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष रहे, लेकिन 14वीं सदी के अंतिम दशक तक उनका पतन हो गया। वैनवार वंश। 14वीं सदी में तुरुत में एक नए राजवंश वैनवार वंश की स्थापना हुई। इसके शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें शिव सिंह का नाम उल्लेखनीय है। महाराज शिव सिंह के दरबारी कवि विद्यापति थे। दरभंगा राजवंश। महेश ठाकुर द्वारा स्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया था। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला का सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। दरभंगा राजवंश ने चंद्रेश्वर के काल 14वीं सदी तक माना जाता है। चंद्रेश्वर ने कृतीय रत्नाकर के संकलन किया। चेरो राजवंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राजवंश प्रमुख है। चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी तथा लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय फूलचंद को जाता है। पलामू के चेरो राज का सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसका राज्य गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक फैला था।
मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए थे। अंततः 1660 ईस्वी में चेरों का मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद है नेक्स्ट नुहानी वंश। 1495-96 में दरिया खान नुहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। वह अपने पद पर 1527 ईस्वी तक रहा। उसके पश्चात उसका पुत्र बहार खान नुहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। सुल्तान मोहम्मद ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुर युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उसका संरक्षक बना। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दौड़ा या दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों ये था टोटल जो है से एंशिएंट यानी प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो मैंने करा दिया, और इससे पहले जो है से आधुनिक बिहार का इतिहास करा दिया गया है बिहार एक झलक में, ये दृष्टि है इसका। तो आप वो भी लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो इससे जो है आपका बिहार हिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आगे जो है से मैं बिहार ज्योग्राफी का जो है बिहार एक झलक में जो है बिहार ज्योग्राफी पूरा करा दूंगा एक ही लेक्चर में। तो आपका जो है से बिहार से जो है से रिलेटेड जो भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।